ये देखिए जितना पैकेट वगैरह देख रहे हैं ना, इन सब में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। बात 2 परख नली लेकर उसको उल्टा इसमें खोस दिया गया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड में। यहाँ पर देखिए इसको पूरा पैक कर दिया गया, पूरा पैक कर दिया गया ताकि ये पानी नीचे गिरे न। जब इसको दहन कराएंगे तो क्या होगा। मैं हाल बच्चों, क्या हाल चाल, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आ गए फुल वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर से जो भी कुछ डाउट्स होंगे आपके, वो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दही में बदल जाता है। तो दूध जब दही में बदला तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और अब एक बात बताइए, दूध जब दही में बदला तो क्या दूध का स्वाद और दही का स्वाद क्या एक ही है, दोनों एक ही जैसे लगेगा, नहीं ना, अलग अलग लगेगा। तो क्या हुआ, गुणधर्म बदल गया। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है और ये मान लीजिए जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको दहन कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है इससे अभिक्रिया करके आपका बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम का जब दहन कराते हैं तो क्या बनता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम की अलग खासियत होती है और ऑक्सीजन की अलग खासियत होती है, लेकिन जो दोनों को मिलने की वजह से जो आपका यह यौगिक बना है, इसकी खासियत यानी इसके गुणधर्म अलग होते हैं। देखिए इसका गुणधर्म इसमें से किसी से मैच नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब आप चीनी और पानी और नमक का शरबत मिलाकर बनाते हैं नींबू वगैरह का, तो उसमें आपको चीनी का भी स्वाद मिलेगा, नमक का भी स्वाद मिलेगा, नींबू का भी स्वाद मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये आपका क्या हुआ, ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, क्योंकि आप जो मिला रहे हैं उसका स्वाद मिल रहा है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। उसमें सभी पदार्थों के गुण मौजूद हैं, उनकी खासियत आपको मैच खा रही है, वो आप पी रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करने के बाद जो आपका यह मिला है यौगिक, इसकी खासियत जो है इन दोनों में से किसी से मैच नहीं खाएगी। यानी इसका इन दोनों का गुणधर्म इससे अलग होगा और इसका गुणधर्म इन दोनों से अलग होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, क्योंकि 2 पदार्थों को जब हम आपस में क्या किया है, मिलाए हैं, तो एक नए पदार्थ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उदाहरण के हिसाब से हम लोग समझते हैं। जैसे भोजन का पचना। अब बताइए भोजन खाइएगा तो भोजन खाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, पचेगा, जाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, बाकी और भी तमाम पाचन क्रियाएं होंगी। तो ये क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तभी आपका खाना क्या होता है, पचता है। श्वसन वगैरह, देखिए सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है आपके शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है वो कैसे काम करता है, बिना रिएक्शन किए ऊर्जा मिल जाता है आपको, बिना रिएक्शन किए शरीर में गर्मी रहती है, नहीं, उसमें अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना। अब देखिए ये लोहा है आपका, लोहा का सूत्र होता है Fe, लेकिन इस पर क्या किया गया, नमी से इसका रिएक्शन करा दिया गया। तो अब ये क्या हो गया, यह जंग लग गया उसके ऊपर। और जब इसके ऊपर जंग लग चुका है तो अब क्या हो चुका है, अब ये लोहा नहीं, ये लोहा ऑक्साइड बन गया। तो लोहा ऑक्साइड बन गया, अब इसका क्या हो गया, गुणधर्म अलग हो गया, इसकी खासियत अलग होगी, इसका कलर बदल गया। देखिए इसका कलर भूअर कलर का हो गया, इसके पहले किस कलर का था, लगभग काला कलर का था। अब देखिए आपका मैग्नीशियम फीते का जलना। जब मैग्नीशियम वगैरह को जलाएंगे तो मैग्नीशियम क्या होता है, रिबन जल के एकदम राख हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दही का बनना, तो दूध से जो दही बनता है वो क्या, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भौतिक की रासायनिक, तो रासायनिक पर टिक करके आइएगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। सबसे पहली बात की देखिए, रात में 10 बजे वीडियो बनना है तो थोड़ा सा ठंडी वगैरह लग रही है तो थोड़ा सा हीट वगैरह ले लें, हो गर्मी मिल
आगे बढ़ते हैं। देखिए अवस्था में परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अगर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपका जैसे मैग्नीशियम रिबन क्या है, मैग्नीशियम रिबन क्या है, आपका ठोस है, लेकिन जब उसको जलाएंगे तो भूसी टाइप का हो जाएगा। समझ में आ रही बात, अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन वगैरह आप ठोस है अभिक्रिया कराया तो आप उसका द्रव में बदल गया, गैस में भी बदल सकता है। तो अभिक्रिया कराते हैं तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन का मतलब देख लीजिए, यहाँ पर लोहा था किस कलर का, जंग लगने के बाद किस कलर का हो गया, तो क्या है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया में आपका रंग का परिवर्तन भी देखने को मिलता है। हो सकता है कोई वस्तु नीला हो बन जाए पीला, जैसे कॉपर देख लीजिए, रिएक्शन करने के बाद वो हरियर कलर का हो जाता है। ठीक है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि तापमान वगैरह भी बदल सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट से जो आप चूना खरीद के लेकर आते हैं, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, अभी उसकी आग बुझी नहीं रहती है, जब उसको पानी में मिलाइएगा तो उसका आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है, हीट निकलती है, उससे हीट निकलती है और धीरे धीरे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को मिला यानी बिना बुझे हुए चूने को मिलाएं तो उससे हीट निकली, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। हीट निकली तो तापमान बढ़ गया ना, पानी ठंडा था मिला दिए, तापमान उसका क्या हो गया, बदल गया, बढ़ गया तापमान। अब देखिए गैस का उत्सर्जन, तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिलेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको हम समझाते हैं गैस का निष्कर्षण में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका मान लीजिए लोहा है, तो लोहा देख लीजिए, लोहा जो आपका Fe होता है, जब इसको भाप से अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका देखिए लोहा ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है, तो किसी किसी केस में होता है। ठीक है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ये 4 प्रेक्षण होते हैं, और भी तमाम प्रेक्षण और भी देखे जाते हैं, लेकिन मोस्ट 4 प्रेक्षण आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि थोड़ा सा समीकरण, रासायनिक समीकरण वगैरह को समझ लेते हैं। अब देखिए लैब वगैरह में जो एक्टिविटी वगैरह होती है उसको रिटन किया जाता है, नहीं लिखा जाता है, ताकि हम लोग उसको क्या करें, किसी और भी व्यक्ति को समझा सकें। आप सभी व्यक्ति को प्रैक्टिकल करके नहीं समझाइएगा, है किसी को लिखकर, उसको लिखकर हम लोग कैसे समझेंगे, लिखकर कैसे समझेंगे, उसके लिए एक आसान सा रूल बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए आपका देखिए यहाँ पर कोयला है, अब कोयला महाशय को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, यानी इसका दहन कराया जा रहा है। देखिए कोयला का सिंबल C मतलब कार्बन। अब जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन कराया गया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है। कैसे लिखा मैंने, देखिए रासायनिक समीकरण में सबसे पहले इधर जो तीर के पहले इधर जो होता है इसको बोलते हैं क्रिया कारक, क्योंकि ये क्रिया करते हैं सब, कारक, इसको अभिकारक भी बोलते हैं, अभिकारक। अब देखिए हाई जो रिएक्शन करने के बाद जो बना उसको बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद। देखिए कंपनी क्या करती है, सब कुछ मिक्स करती है, मिक्स कराने के बाद जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है, दोनों आपस में जब मिक्स किए गए तो मिक्स करने के बाद जो बना उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद, क्या है, उत्पाद। अब देखिए इसमें क्या होता है, और आसानी से इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जितने भी तत्व लिखे गए हैं इन तत्व की अवस्था को दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसके बगल में, जैसे मान लीजिए ये तत्व आपका कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर किस रूप में होगा, कार्बन कोयले के रूप में, तो कोयला क्या है, ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो पहले मैं आपको सिंबल समझा देता हूँ। देखिए S का मतलब होता है ठोस, और G का मतलब होता है गैस, G के बाद आपका आता है L, L का मतलब होता है द्रव, और उसके बाद AQ का मतलब होता है जलीय। जलीय मतलब जल में घुला हुआ, जल में घुला हुआ यानी मिला हुआ। ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑक्सीजन क्या है, गैस के रूप में, तो G लगा दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस के रूप में, तो गैस के लिए क्या है, G लगा दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भी आसान बनाना है। और भी आसान बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, इस पर तापमान वगैरह किस तापमान पर अभिक्रिया होती है, तो किस तापमान पर अभिक्रिया होती है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लोग उसको लिख देते हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हम लोग उत्प्रेरक का भी उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो है हमारा जो उत्पाद बनने वाला होता है 1 घंटा में वो 10 मिनट में ही बन के तैयार हो जाता है। तो उस उत्प्रेरक को इस तीर के ऊपर या नीचे दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए लोहे पर ये यहाँ पर क्या हुआ है, जंग लगा हुआ है। तो इस लोहे पर जंग, जो लोहा पर जो जंग लगा हुआ है, उस लोहे पर जंग की अभिक्रिया किस तरीके से हुई है। देखिए लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe। ये लोहा जो है भाप से अभिक्रिया करता है। भाप से किससे, तो लोहा देखिए आपका था सॉलिड, किया भाप से अभिक्रिया। भाप क्या होता है, गैस होता है। अब देखिए लोहा जब भाप से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो ये जो होता है ना, इसी को जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग। जंग के मैदान में देखिए जंग का सूत्र क्या होता है, एक्चुअल में ये नहीं होता है, यही होता है, लेकिन इसमें देखिए अगर मान लीजिए पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो Fe2O3 इंटू XH2O, ये जो X जो बताता है पानी के मोलों की संख्या बताता है, पानी के मोलों की संख्या। समझा रही बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, सबसे पहली बात रासायनिक समीकरण ये लिखा गया है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब संतुलित करने का मतलब क्या है, बैलेंस करना, संतुलित करना। देखिए ये हम लोग नियम पहले से ही जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है यह, कि द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। सिंपल जी भाषा में ये कहें कि द्रव्यमान को न तो हम लोग बना सकते हैं, न ही उसका विनाश कर सकते हैं। हम उसको बस क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान से ऊर्जा में, ऊर्जा से द्रव्यमान में इसको क्या करते हैं, बस बदल सकते हैं। उसको हम लोग न बना सकते हैं, न ही उसका हम लोग विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर यह बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान का विनाश होता है और न ही द्रव्यमान का सृजन होता है। द्रव्यमान उतना ही होता है, मतलब जितना मिलाते हैं उतना ही हमको उत्पाद में मिलना चाहिए। जितना द्रव्यमान हम लोग मिलाएं यानी जितना अभिक्रिया कराएं उतना उत्पाद में मिलना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, क्या यहाँ पर दोनों जगह सेम है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लोहा जो है आपका 1 है, इधर लोहा 2 है, अनबैलेंस हो गया। अब देखिए इधर लोहा क्या है, 2 है। लोहा तो इधर भारी हो गया, इधर क्या हो गया, हल्का हो गया। इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे, तराजू से बैलेंस कीजिए। अब क्या किया जाए, इधर भी लोहा चाहिए 2 तभी इस तरीके से होगा। तो इधर क्या क्या, इधर लोहा 2 है, इधर लोहा 1 है, तो 1 लोहा और बढ़ा दें, 1 लोहा और बढ़ा दें। तो लोहा को यहाँ पर एक और Fe नहीं लगाते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 2 लोहा। तो लोहा और लोहा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन है यहाँ पर, 2 है। हाइड्रोजन कौन है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कौन है, 2 है, तो हाइड्रोजन वैसे ही बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन कौन है, 1 है। इधर ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस किया जाए तो क्या किया जाए, देखिए आप इधर अगर 3 ऑक्सीजन है तो इधर 3 लगा दीजिए। देखिए हो सकता है का काम बन जाए, तो 3 यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए 3 दूना के 6 आप हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 3 कम 3, इधर ऑक्सीजन 3। लेकिन देखिए अब हाइड्रोजन गुस्से में आ गया, इधर वाला, इधर 6 इधर 2। अब देखिए हाइड्रोजन इधर का गुस्सिया जाएगा। अब इस तरीके से और बैलेंस हो गया, इधर वाला हल्लुक, इधर वाला भारी हो गया। इधर हाइड्रोजन कब हो गया, 6, इधर हाइड्रोजन कब हो गया, 2 हो गया। आप क्या करेंगे, इसको जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। देखिए यहाँ पर जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो गया 3 दूना के 6, इधर हो गया 3 दूना के 6। ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3 कम 3, लोहा 2, इधर लोहा 2। चलिए इधर गिनती कर लेते हैं हम लोग। देखिए इधर लोहा कब है, 2 है। अच्छा बहुत बढ़िया। आपका हाइड्रोजन कब है, तो हाइड्रोजन देखिए आपका 3 दूना के 6, ऑक्सीजन 3 कम 3, इधर आ जाइए। लोहा देखिए, लोहा आपका कब है, 2। अच्छा ऑक्सीजन कब है, 3, हाइड्रोजन कब है, 3 दूना के 6। अब मैच कीजिए, देखिए लोहा 2, इधर लोहा 2, बैलेंस। ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 3, बैलेंस।
अब हाइड्रोजन 6 गो, इधर हाइड्रोजन 6 गो, बैलेंस। तो इस तरीके से तराजू क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग समीकरण, या इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आपका ये है आपका हाइड्रोजन भाई साहब, और ये है आपका ऑक्सीजन भाई साहब, मिलजुल कर बना दिए जल भाई साहब। ठीक है, अब इसमें देखिए हुआ क्या, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कक्का गो है सब, दुद्दू गो है सब। इधर देखिए हाइड्रोजन है खाली 2 गो है, ऑक्सीजन तो 1 गो है, तो इधर हो गया हल्लुक, इधर हो गया भारी। अब बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, देखिए इधर क्या किया जाएगा कि इधर जो है आपका जिधर कम रहेगा पहले उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो है, कोनो दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन क गो है, 1 गो, इधर ऑक्सीजन 2 गो। देखिए इधर यहाँ कुछ नहीं लगा तो 1 माना, तो इधर ऑक्सीजन क गो है, 1 गो है, तो इसमें 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन हो गया 2 गो हो गया। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 गो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 गो, इधर वाला हाइड्रोजन चिल्लाने लगा, अरे इधर यहाँ 4 गो, इधर यहाँ 2 गो और ही चाहिए इधर, तो क्या किया जाएगा, इधर यहाँ बैलेंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। इधर हाइड्रोजन 4 गो है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 2 दूना के 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा 2 दूना के 4, तो ये 4 गो। देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 गो, ऑक्सीजन हो गया 2 गो। इधर देखिए हाइड्रोजन हो गया 2 दूना के 4 गो, ऑक्सीजन हो गया 2 1 कम 2। अब मैच कीजिए, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, चलो आगे जल्दू। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, गलती लिखा है, चलिए ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, संयोजन अभिक्रिया पहला हो गया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। भाई बता दें, नहीं तो आप तो कहेंगे सर जी हमारे में तो अपघटन नहीं लिखा है, वियोजन लिखा है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो कंफ्यूज न होइए, हम सब बता देंगे आपको। ठीक है, बाकी जो कुछ छूट वगैरह जाता है तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा जाएगा आपका दुहेरी विस्थापन अभिक्रिया। दुहेरी का मतलब वो क्या है, दुई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, 2 तत्व आपस में मिलकर एक बन जाएंगे, 2 लोग मिलकर एक बन जाएंगे तो हो जाएगा संयोजन। 2 गो मिलेंगे तत्व या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मिलकर एक बनेंगे उत्पाद, वो कहलाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखिए एक आपका अभिकारक ए हो गया, दूसरा अभिकारक बी हो गया, और बना दिए सब सी, दोनों मिलकर क्या बनाए सब सी, एक उत्पाद। 2 गो अभिकारक मिले हैं, आपको गो उत्पाद बनाए, 1 गो उत्पाद बनाए, तो 1 गो उत्पाद बनाए तो यहाँ पर क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों क्या हो गए, मिल गए, संयोग कर गए, 1 गो उत्पाद बना दिए, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए उदाहरण समझते हैं इसका। कोयले का दहन, कोयले का दहन मतलब जब कोयला को हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल वही उत्पाद ही बनता है। ठीक है, देखिए कार्बन ये आपका कोयला है, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अकेले बना है ना, तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जल का निर्माण, देखिए जल कैसे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में मिले तो क्या बना दिए, जल। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा हुआ चूना, इसके अंदर है आग। अभी देखिए आगे हम दिखाएंगे, समझाएंगे इस चीज को, पहले समझिए इसको। कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका है जल, तो बिना बुझा हुआ चूना को पानी में जब मिलाएंगे तो इसकी आग बुझ जाएगी। देखिए बिना बुझा हुआ चूना मतलब इसकी आग बुझी नहीं है, इसके अंदर अभी आग है। जब इस पानी के संपर्क में आ जाएगा, यानी पानी जब मिला जाएगा तो इसकी आग बुझ जाएगी, तो हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए ये 2 गो मिलकर 1 गो उत्पाद बनाए, 2 गो मिलकर 1 उत्पाद बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा का मतलब होता है हीट, ऊष्मा ऊर्जा, और क्षेपी का मतलब होता है क्या चीज, निकलना। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती हो, निकलती हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती हो, निकलती हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। मतलब उत्पाद तो बनेगा लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी निकलेगा। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो इसके पहले वाला जो है अपक्रिया था जिसमें हम कह रहे थे कि बिना बुझा हुआ चूना है और जब इसको पानी में मिला देंगे तो इसकी आग बुझ जाएगी। तो आग गई कहाँ, आग वही ऊर्जा के रूप में आगे निकलेगी। ये बिना ये बुझा हुआ चूना तो बनेगा, इसके आगे ऊर्जा भी निकलेगा। तो ये एक प्रकार का है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ऊष्मा निकली है, रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुआ है। देखिए यहाँ पर उदाहरण से हम लोग समझते हैं, या फिर इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे एग्जाम्पल में प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस मतलब जो आपका बायोगैस होता है, बायोगैस का मतलब क्या, जो गोबर गैस होता है, उसमें कौन सी गैस बनती है, मेथेन गैस बनती है। और जब मेथेन गैस को जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा, ऊष्मा नहीं देता है। अब बताइए मेथेन गैस अगर जलाएंगे ऊष्मा नहीं मिलेगा तो क्या आपका खाना पक पाएगा, बाकी काम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यानी मेथेन गैस जब जलता है तो आपको ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब जलता है तब। ये मेथेन हो गया। इस मेथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए तीर के बाद है, और जल प्लस ऊष्मा मिलेगा। इसी का तो जरूरत था हमें, ठीक है। ऊष्मा निकल रही है मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। देखिए इस पर पहले ही बात चल चुका है, शुरू में ही हम बता दें श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्यों, क्योंकि जब आप सांस लीजिएगा तो फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा जो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, 2 से 3% या 4 से 5% ऑक्सीजन को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन जो है, जब आप खाना खाए थे तो खाना खाने के बाद जब खाना अंदर पचा था तो ग्लूकोज बना था, उसी ग्लूकोज के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपक्रिया करेगा, और ग्लूकोज के साथ अपक्रिया करके क्या होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊष्मा बनाएगा। अब वही ऊष्मा इस शरीरिया में है, वही उसी गर्मी से क्या है, शरीरिया गर्म रहती है। इसीलिए खाना खाने के बाद ऐसा गरम गरम खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, गर्मी से तो मिलता है गर्मी। तो खाली गरम गरम खाइएगा, खाली गरम आग खाइएगा तो जिएगा, नहीं जिएगा। जब खाना वाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज को क्या होता है, ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, और वही ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज जो बना हुआ है खाना खाने की वजह से उसी से अपक्रिया करता है, तो हमको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इससे शरीर क्या होती है, गर्म रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या बाकी हम लोग काम वगैरह करते हैं। वियोजन अपक्रिया। देखिए वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है वियोजित होना, विघटन, टूटना, बिखरना, जुदा होना, ये सब क्या कहलाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए इसमें होगा क्या कि एक आपका यौगिक रहेगा और जब उसको ऊर्जा दे देंगे तो 2 या 3 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 2 या 3 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो भाई ए है और इसको जब ऊर्जा देंगे तो यह बी और सी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे 2 दोस्त की अगर दोस्ती को तोड़ना है तो बाहर से कहीं ना कहीं से दिमाग लगाइए। अब अगर तोड़ना, मान लीजिए हो सकता है भाई 2 दोस्त का बहुत सारे दुश्मन होते हैं, आप अगर वो क्या करेगा, वो कोनो ना कोनो उपाय लगाएगा दोस्ती को तोड़ने के लिए। आप चाहे जौन ना उपाय लगा, तो जौन उपाय लगा रहा है ना वो ऊर्जा का काम कर रहा है, वह ऊर्जा बिना दिए वो दोस्ती टूटेगी नहीं, तो बाहर से ऊर्जा लगाएगा। आज जब दोनों के दोस्ती से ज़्यादा अगर ऊर्जा लगा दिया तो दोस्ती टूट जाएगी, अगर कम ऊर्जा लगाए तो दोस्ती नहीं टूटेगी। तो ऊर्जा उतना उपयुक्त होना चाहिए कि दोस्ती क्या हो जाए, टूट जाए। अगर ऊर्जा कम होगी तो दोस्ती नहीं टूटेगी। सर दोस्ती तोड़वा रहे नहीं, हम भी बस एग्जाम्पल दे रहे बाबू, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ए है, जब इसको ऊर्जा दिया जाएगा अधिक से अधिक तो यह टूट जाएगा बी और सी में, तो ये वियोजित हो गया, टूट गया, इसीलिए हम इसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। एक अभिकारक जो है टूट जाएगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाएगा। आप समझ जाइएगा कि ये जो आपका जो वियोजन अपक्रिया है यह बिना ऊर्जा का नहीं होगा, क्योंकि जब इसको ऊर्जा दीजिएगा तब ये टूटेगा, ठीक है।
अब समझिए, वियोजन अपक्रिया भी कई प्रकार की होती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो है केवल मतलब देखिए ऊर्जा तो चाहिए तोड़ने के लिए, तो ऊर्जा का भी कई रूप होता है। कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऊष्मीय वियोजन, तो ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होगा उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, एग्जाम्पल में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दीजिएगा ना तो ये फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देखिए ये को था और 3 को में टूट गया तो वियोजित हो गया, इसको बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। देखिए आज जो आपका फेरस सल्फेट होता है ना ये हरे रंग का होता है, और जब टूट जाएगा फेरस ऑक्साइड में तो ये हो जाएगा आपका भूरे रंग का। तो फेरस ऑक्साइड जो होता है किस कलर का होता है, भूरे रंग का, या भूरा लाल हो जाएगा, भूरा लाल रंग का हो जाएगा, भूरा लाल मतलब मिक्स हो जाएगा, भूरा लाल रंग का हो जाएगा। और इसके पहले का था ये हरा कलर का, हरियर कलर का था। फेरस सल्फेट किस कलर का था, हरा कलर का। अब देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करेंगे, जिसको चूरा पत्थर कहते हैं हम लोग, जब उष्मा दीजिएगा ना, हीट दीजिएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो अब समझ में आया बिना बुझा हुआ चूना के पास आग कहाँ से आया था, ये हम कैल्शियम कार्बोनेट को आग दिए थे, उसी आग को ये सोख कर रखा था। अब मार्केट में था, मार्केट से हम इसको खरीद कर लाए, और जब पानी मिलाए तो क्या किया, वही आग निकाल रहा था पानी के अंदर। तो इसीलिए हम इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि अभी है आग दिया गया इसको, और ये आग लेकर बैठा हुआ है, वो गुस्सा लेकर बैठा हुआ है। जब इसको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या कर देगा, अपना हीट रिलीज कर देगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ लीजिए पहले, देखिए एक था और 2 में टूट गया तो ये वियोजन अपक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वैद्युत वियोजन मतलब बिजली देकर, अब करंट देकर हम लोग तोड़ेंगे। अभी तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि उस ऊर्जा देकर या उष्मा देकर हम लोग तोड़े थे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, विद्युत प्रवाहित करके तोड़ेंगे इसको, विद्युत प्रवाहित करके। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये क्या किया गया, ये आपका प्लास्टिक का मग है, ये आपका प्लास्टिक का मग है, इसमें भर दिया गया है क्या चीज, पानी। 2 परख नली लेकर उसको उल्टा इसमें खोस दिया गया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड में। यहाँ पर देखिए इसको पूरा पैक कर दिया गया है, पूरा पैक कर दिया गया ताकि ये पानी नीचे गिरे न। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर तार निकाला गया है, 2 तार निकाला गया है, और दोनों तार को बैटरी से कनेक्शन कर दिया गया है। बैटरी जो आपकी क वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। देखिए ये जो आपका कैथोड, बैटरी का जो कैथोड वाला हिस्सा है ये आपका माइनस वाला हिस्सा है, और जो बैटरी का एनोड वाला हिस्सा ये प्लस वाला हिस्सा है, ठीक है। ये आपका एक तरीके का कुंजी है जिसको स्विच कहते हैं। जब जैसे ही स्विच को ऑन कीजिएगा इसके अंदर रिएक्शन चालू हो जाएगा, और जो रिएक्शन चालू हो जाएगा तो कुछ देर बाद देखिएगा कि यहाँ पर होने क्या लगेगा, यहाँ पर एक साइड जो है थोड़ा सा आपका जगह कम दिखेगा, दूसरा साइड जगह ज़्यादा दिखेगा। तो जिस साइड जगह ज़्यादा होता है ना उधर बनता है आपका हाइड्रोजन यानी H2, और जिस साइड आपको खाली स्थान कम लगे ना उस साइड बनेगा आपका ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जल में जो आपका H2O उपस्थित था उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग अलग कर दिया। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। अब सोचिए उष्मा के द्वारा क्यों नहीं अलग किए, क्योंकि पानी को जब गर्म कीजिएगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, उस समय भी उसकी दोस्ती टूटेगी नहीं, उस समय भी वो H2O ही रहेगा। पानी था H2O, भाप बन गया, अब वो H2O है, दोस्ती टूटा नहीं है। इसलिए इसकी दोस्ती उष्मा के द्वारा नहीं तोड़ सकते हम लोग, ठीक है। आप जरूरी थोड़ा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बदमाश है या फिर आपका कहीं काम नहीं हो रहा है तो एक ही उपाय से वो काम होगा। तरह तरह अलग अलग उपाय लगाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए जरूरी थोड़ा है कि उष्मा से ही अलग कीजिएगा। उष्मा से अलग नहीं हो रहा है तो विद्युत का उपाय लगा दिया गया है, ठीक है। किसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया हम लोगों ने, अलग कर दिया। चलिए अब देखिए प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब प्रकाश के द्वारा हम लोग यहाँ पर वियोजित करेंगे। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे मान लीजिए आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखिएगा ना तो ये देखिए सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर और क्लोराइड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए एक को था अलग अलग टूट गया, तो ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया है।
ठीक है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रखिएगा तो सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एक तरीके का वियोजन अभिक्रिया है। और देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये जो आपको दोनों अभिक्रियाएं दिख रही है ना, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग कहाँ पर होता है, श्याम फोटोग्राफिक अभिक्रिया में। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है ना, वो कम अभिक्रियाशील धातुओं से बहुत कभी लाती हैं। जैसे समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये जो लोहा है यह कापर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता जब चेक कीजिएगा तो कापर देखिएगा नीचे रहेगा और लोहा जो उससे ऊपर रहेगा। तो जवन जवन ऊपर होते हैं सब, वो सब जो है कापर को क्या कर देते हैं, सब इनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं सब। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये जो आपका लोहा है यह कापर सल्फेट के ये जो पूरा सोल्यूशन है इसमें से यह लोहा जो है कापर को विस्थापित कर देगा। कापर को कर देगा, विस्थापित कर देगा। कहेगा है कापर जल्दी से सीट खाली कर दो, हम आने वाले हैं, अब हम रिएक्शन करेंगे सल्फेट के साथ, अब तुम्हारा बहुत हो गया, हटो यहाँ से। देखिए तो क्या होगा, लोहा जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, बना लेगा लोहा सल्फेट, और बाकी जो है कापर बेचारा अकेले निकल लेगा। चलिए देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपका ये स्टैंड वगैरह लगाकर यहाँ पर क्या किया, परखनली को सेट कर लिया गया। परखनली के अंदर जो है नीला नीला दिख रहा है ना, ये है आपका कापर सल्फेट। क्या है, कापर सल्फेट। ठीक है। और इसमें क्या किया गया, लोहा मिला दिया गया, रस्सी से बांध कर क्या किया गया, लोहा एक लटका दिया गया, रस्सी से बांध कर एक लोहा लटका दिया गया। अभी जो लोहा है ये क्या होगा, धीरे धीरे कापर को विस्थापित करेगा। यानी कि ये जो नीला कलर दिख रहा है ना, इसका नीला कलर वह बदल जाएगा। नीला कलर किस कलर में हो जाएगा, नीला कलर आपका हरा कलर में बदल जाएगा। किस कलर में, हरा कलर में। धीरे धीरे हरा कलर में बदल जाएगा। यानी कि यह धीरे धीरे आपका जो कापर सल्फेट है यह फेरस सल्फेट में बदलने लगेगा। किसमें, फेरस सल्फेट में। तो अब देखिए कापर कहाँ जाएगा, कापर जो है यहाँ से देखिए ये जो फेरस सल्फेट अब बन गया, तो यहाँ पर से कापर तो अब रहा नहीं, तो कापर गया कहाँ, कापर जाकर कील के ऊपर चिपक जाएगा बेचारा। यहाँ से लोहा यहाँ पर आएगा, इसको विस्थापित कर देगा, और उसके बाद जो कापर यहाँ से निकलेगा लोहे पर जाकर चिपक जाएगा। देखिए होगा क्या, लोहे की कील भूरे रंग की कापर की परत जम गई। लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई। तो कापर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा, यानी फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया। कापर सल्फेट का जो नीला कलर था वह हरा कलर हो गया। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया। ठीक है। इसी तरीके से जिंक, देखिए जिंक भी क्या रहता है, कापर से ऊपर रहता है। सक्रियता श्रेणी में जिंक क्या रहता है, कापर से ऊपर रहता है। तो ये भी क्या करता है, कापर सल्फेट के विलयन में से जिंक जो है कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो जिंक जब कापर को विस्थापित कर देता है तो क्या बना लेता है, जिंक जो है अभिक्रिया कर लेता है सल्फेट के साथ, तो बना लेता है जिंक सल्फेट, और ये आपका बच गया कापर। बेचारा कापर यहाँ से निकल लेगा, अकेले कहीं घूमता रहेगा, निकाह करेगा बेचारा। जिंक कापर से अधिक क्रियाशील तत्व है। देखिए जिंक जो है कापर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए कापर को यहाँ से हटना होगा, और जिंक क्या करेगा, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दो धातु जो है आपस में बदल जाएंगे। ये जो धातु दिख रहे हैं ये धातु यहाँ पर चला जाएगा और ये धातु यहाँ पर रहेगा। इसमें क्या होता है, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे सब। जैसे देखें आप कभी बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं शहर वगैरह में, उसमें क्या होता है, जब डांस वगैरह होता है ना, पार्टी सॉन्ग होता है, उसमें जब डांस वगैरह होता है तो आपस में क्या कर लेते हैं लोग, अपने अपने पार्टनर को चेंज करके डांस वगैरह करते हैं लोग। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है यहाँ पर, आप डांस वगैरह हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आपस में चेंज कर ले रहे हैं लोग। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा। ये क्या होगा, ये धातु इधर चला जाएगा और ये धातु इधर चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो बार बार चेंज होता है, यहाँ पर बस एक बार चेंज होगा। ठीक है। देखिए ये सोडियम जो है आपका चला जाएगा किसके पास, बैरियम के पास। बैरियम यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है। और सोडियम यहाँ पर आएगा तो बना लेगा सोडियम क्लोराइड। देखिए आप बना लिए सोडियम क्लोराइड। और देखिए बैरियम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये इसको विस्थापित कर दिया है तो यहाँ पर बना लिया बैरियम सल्फेट। देखिए बैरियम सल्फेट। तो इस तरीके से दोनों अपना अपना जगह छोड़े हैं सब, इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है
बेरियम सल्फेट, जब का बेरियम सल्फेट ये जो बना है बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ये जो बेरियम सल्फेट होता है आपका सफ़ेद कलर का नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप भी बन जाए। नीचे अवक्षेप का मतलब कहते हैं, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए चाय वगैरह जो होता है, चाय वगैरह में जो नीचे चाय पत्ती बैठी रहती है उसी को कहते हैं अवक्षेप। जब छानते वगैरह तो ऊपर जो बच जाता है चाय पत्ती वगैरह, उसी को कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। चलिए अब देखिए उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। कोई तत्व है अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो समझ जाइए वह एक उपचयन अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हास्य होता है, मतलब हाइड्रोजन का कमी होगा, तो भी आपका उपचयन ही कहलाएगा। कोई तत्व है उससे हाइड्रोजन जो है हट रहा है, तो भी आपका क्या कहलाएगा? उपचयन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपका कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन को ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला? मिला, तो क्या हुआ? उपचयन, उपचयन हुआ। उपचयन किसका? ठीक है, किसका हुआ है? कार्बन का। अब देखिए कॉपर, दूसरा रिएक्शन है आपका, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है कॉपर के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसलिए कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है देखिए बगल में क्या लिखा है आपका? हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया है तो क्या बनाया? कॉपर प्लस H2O। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था यहाँ पर देखिए हट गया है, तो ऑक्सीजन तो हटा तो ये तो उपचयन कहलाएगा नहीं। ऑक्सीजन आता है तब उपचयन कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखिए हाइड्रोजन का देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ये हो जाएगा आपका उपचयन। समझ रही बात? अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन, और हाइड्रोजन की कमी होती है तो अपचयन। चलिए सेम इसी का उल्टा कर दीजिए तो आपका अपचयन समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? अपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होता है, उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी, ठीक है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, देखिए उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि। सेम उसी का उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल वही लिया गया है। यहाँ पर जो है कॉपर आपका ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है। तो देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास से मतलब कमी, देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो ये देखिए आपका ऑक्सीजन हट गया, ये बन गया कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन दिख रहा है। और देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। देखिए हाइड्रोजन को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन मिला तो ये हो गया आपका उपचयन। क्या हो गया? उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। देखिए ऑक्सीजन हट गया, कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया? हट गया, तो हो गया इसका अपचयन। और देखिए यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये हो गया आपका इसका उपचयन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आ रहा है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। देखिए इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो। देखिए ये जो आपका जो हम अभी आपको पढ़ा है अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज को समझिए तब। ये जो रेडॉक्स नाम बनाया गया है, रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों एक साथ होते हैं, यानी उपचयन और अपचयन जब दोनों एक के साथ होगा किसी अभिक्रिया में, तो उसको बोल देते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक ऑक्सीकारक होता है,
मतलब एक क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब जो आप क्रिया में भाग लेते हैं, तो एक क्रियाकारक अगर मान लीजिए वो ऑक्सीकारक है, मतलब कि ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसमें, और दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन हट रहा है वहाँ से, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए पिछला वाला ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या दोनों एक साथ हो रहा है। देखिए ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, केवल कॉपर बन गया तो हो गया अपचयन इसका, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इसमें क्या हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो हो गया आपका उपचयन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हटा तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन, तो अपचयन उपचयन जब दोनों एक साथ होगा तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे समझते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव आप तमाम जगह पर देखते होंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग वगैरह लग रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, लोहा क्या कर रहा है भाप से अभिक्रिया कर रहा है, भाप में क्या उपस्थित है ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन से क्या कर रहा है लोहा अभिक्रिया कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो जा रहा है संक्षारित हो जा रहा है। देखिए संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आता है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी संक्षारित हो जाती है, तो धातु अगर अक्सर करके मतलब ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। भाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया को क्या बोलते हैं उपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है तो उनकी ऊपरी जो परत होती है ऊपर से वो खराब होने लगता है, ठीक है, इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। लेकिन देखिए संक्षारण के कारण जो एल्युमिनियम धातु है उसका फायदा हो जाता है, क्योंकि जब एल्युमिनियम धातु को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है बारिश के समय, मान लीजिए किसी का एल्युमिनियम की सीट वगैरह है तो उसको जब आप छत पर रख दीजिएगा तो जब बरसात वगैरह होगा तो वो क्या कर लेगा एल्युमिनियम ऊपर एक लेयर बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसकी वजह से वो एल्युमिनियम खराब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लोहा वगैरह तो खराब हो जाता है अगर वो ऑक्सीजन या नमी वगैरह संपर्क में आता है। तो देखिए ये जो लोहा है आपका क्या लग चुका है पूरा जंग लग चुका है, ऊपर से देख रहे हैं ना, अंदर से सही है लेकिन ऊपर से क्या हो चुका है जंग लग चुका है, ठीक है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना ये संक्षारण हो गया। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी वगैरह जो होता है उसके ऊपर काली परत, चांदी वगैरह जब छागल वगैरह होता है चांदी वगैरह ज़्यादा पुराना रहेगा उसके ऊपर काला परत चढ़ने लगेगा। तांबे के ऊपर हरी परत, देखिए तांबा है उसके ऊपर हरी परत लग चुका है, जैसे लग रहा है काई पूरा है चढ़ना, संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। आप सबसे मेन मुद्दा ये कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि संक्षारण बहुत बड़ी समस्या है एक। अब भाई लोहा वगैरह कोई भी सामान होता है बहुत ज़्यादा खराब वगैरह हो जाएगा, इसीलिए देखिए जो बाइक वगैरह होती है लोहे की होती है लेकिन उस पर खूब बढ़िया से पॉलिश पेंट वगैरह कर देते हैं सब, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है, कई साल तक चलता है। नहीं तो पता चलेगा कि बाइक लिए 2 ही साल में खराब हो जाएगा, ठीक है। साइकिल का तीर वगैरह देखते हैं रिंग वगैरह खराब हो जाता है। यसद लेपन द्वारा इसको बचाया जा सकता है। यसद लेपन का मतलब है कि धातुओं के ऊपर दूसरे धातु की किसी दूसरे धातु की कोटिंग कर दी जाएगी, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो शटर वगैरह इसको क्या करा स्प्रे करके रंग रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा एक लेयर चढ़ जाएगा, तो अब जो हवा आएगा उसी लेयर से टकरा कर निकल लेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए आपका जो मुंह है उसकी जगह में झिल्ली लगा लीजिए, झिल्ली, तो अब खाना खा पाइएगा नहीं खा पाइएगा, झिल्लियाँ रोक देगा। जब झिल्ली को हटाइएगा तब ना खाना खाइएगा, समझना रही बात। या फिर मान लीजिए आप देखिए पूरा झिल्ली से पूरा मुँह बांध लीजिए, सांस ले पाइएगा नहीं ले पाइएगा, क्योंकि ऊपर का लग गया है झिल्ली का लेयर लग गया है। जब झिल्ली का लेयर लग गया तो आप उसमें क्या होगा हवा नहीं जा पा रहा है, तो आप हवा नहीं जा पा रहा है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं पेंट वगैरह लगा देते हैं, तो पेंट वगैरह लगाने की वजह से अब जो है कि ये एक फ़ायदा भी रहता है, चमकता भी है, प्लस दूसरा ये होता है हमारा इसका क्या हो जाता है संक्षारण से यह बच जाता है, ठीक है। शटर वगैरह देख रहे हैं इसको मार पेंट वगैरह कर रहा है, पेंट वगैरह अच्छा लगने के लिए कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसको पहले जो है इसको उपचयन से बचा रहा है, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने से बचा रहा है, ठीक है। तो ये तो पेंट कर रहा है। और देखिए ये हम लोग विद्युत के द्वारा भी धातु के ऊपर कोटिंग वगैरह करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है हमारा उसके ऊपर लेयर चढ़ाना है तो विद्युत अपघटन द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं धातु के ऊपर लेयर चढ़ाते हैं।
अब देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इससे विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए विकृत का मतलब ये होता है परिवर्तन, बदलाव, खिंचाव। विकृत का मतलब होता है, और गंधिता मतलब गंध में परिवर्तन वगैरह। तो गंध विकृत गंधिता, विकृत गंधिता मतलब गंध में परिवर्तन वगैरह हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। जैसे खाने वगैरह का सामान देख लीजिए, चिप्स वगैरह देख लीजिए, या ऑयल वगैरह, या पूड़ी उड़ी छान कर रख दीजिए 2-3 दिन, देखिए कैसा महक रहा है, वो खराब हो जाता है, बेकार लगता है, फफूंदी लग जाता है। तो ये सब क्या है, ये एक विकृत गंधिता का उदाहरण है। देखिए जैसे आए देख रहे हैं पूरा नाक वाक मूल लिया, एकदम हट नहीं रहा है, इसको साइड नहीं कर रहा, अपने नकिया मूल रहा है, इसको साइड नहीं कर पा। देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या है, पहले से 2-4 दिन का होगा, ये तो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। ये नमी की वजह से, हवा की वजह से, हवा में जो ऑक्सीजन उससे क्या कर चुका है, अभिक्रिया कर चुका है। अब देखिए चिप्स वगैरह देखिए, ये आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके देख रहे हैं कैसे कैसे खराब हो गया। इसको खाइएगा ना एकदम स्वाद वगैरह तीता आएगा, एकदम बेकार लगेगा, ठीक है। ये देखिए पूरा फफूंदी गिरे लग रहा है, मस्त। इसको देखिए कैसा है, देख रहे हैं ऊपर आ, इससे लग रहा है गाजू गाजू बार जमा हुआ है, ढोलवन जैसा, पूरा सड़ गया है। सर बात ना, ये पूरा खराब हो चुका है। 2-4 दिन 5-6 दिन का ये पूरा बर्गर है। तो ये क्या हो चुका है, ये जो आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये विकृत गंधित हो चुका है। इसका स्वाद वगैरह, टेस्ट वगैरह, कलर वगैरह, काफ़ी चीज़ें इसकी बदल चुकी है, क्योंकि ये फैट वाला सामान है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी हमने एग्जाम्पल समझे, क्या है, विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। तो अब विकृत गंधिता से हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे मार्केट में कोई सामान जो है आज बनता है 2-3 दिन बाद तक, हफ्ते दिन बाद तक, महीने भर बाद भी बिकता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है, जैसे चिप्स वगैरह। तो उसमें क्या करते हैं लोग, देखिए विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, प्रतिऑक्सीकारा का उपयोग करके, प्रतिऑक्सीकारा का उपयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संचारण विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। वायुरोधी सामग्री का मतलब होता है कि जैसे डब्बा वगैरह में किसी सामान को रख देंगे तो जल्दी हवा के संपर्क में आएगा नहीं, तो खराब जल्दी नहीं होगा। जैसे अचार वगैरह को रखा जाता है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। अब देखिए जितना चिप्स वगैरह का पैकेट देख रहे हैं ना, या जितना चिप्स वगैरह आप खाते हैं, या जो मार्केट में 5 पे 10 पे सामान पैकेट वाला पैक हुआ चीज खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। हवा को निकाल कर नाइट्रोजन गैस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, हवा को निकाल दिए, ऑक्सीजन वैसे ही निकल गया, नाइट्रोजन गैस भर दिए, अब तो और ही नहीं अभिक्रिया करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, वो अक्रिय गैस है, तो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अब क्या रहेगा, चिप्स जैसा भरेंगे वैसा रहेगा, चिप्स जैसा भरेंगे वैसा वो रहेगा। उसकी भी एक लिमिट होता है, तो 4 से 6 महीना उतने के बीच में उसको बेचना रहता है। ये देखिए जितना पैकेट वगैरह देख रहे हैं ना, इन सब में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। बात क्लियर है। अगले हम लोग यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।